हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैमलिन क्लासेस। आज मैं आप लोग के सामने फिजिक्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो क्लास 11th का है सेट 1 लेकर आया हूँ। जैसे कि आप लोग मैथ्स का हमारा क्वेश्चन देखे होंगे, जो भी है, जो कोई भी स्टूडेंट देखे हैं या फिर नहीं देखे हैं तो हमारे कैमलिन क्लासेस में जाकर मैथ्स का जो मॉडल पेपर सेट 1 है वो 2 लेक्चर में हम कंप्लीट किए हैं, वो तुरंत जाकर देख लें, क्योंकि बहुत ही इजी तरीक़ा से हम बनाए हैं, उसमें क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो इस बार फिर से मैं अब फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत ही इजी लैंग्वेज और बहुत ही इजी तरीक़ा से क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आप लोग क्या जानते हैं स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में? तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि टू बॉडीज इन देयर यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ फोर्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। जैसे कि अब हम आप लोग को लिख के दिखाते हैं। सेकंड में क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सबसे पहले जैसे कि आंसर हम लिखते हैं टू बॉडीज in their universe attract each other with a force, the magnitude of force depends on ए नंबर क्या देते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2। ठीक है। दूसरा क्या बोलता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे कि देखिए इसका F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग लिख सकते हैं इसको, अगर कर दें ऑन कंबाइनिंग, इसके बाद से यहाँ से ऑन कंबाइनिंग, तो दोनों जब जो करेंगे कंबाइन तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन r²। तो ये जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या लगेगा, F इक्वल टू G M1 M2 अपॉन r²। अब G क्या है, G है हमारा यूनिवर्सल, G हमारा क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि देखिए क्या बोलता है,
कि टू बॉडीज इन देयर यूनिवर्स। अब हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, देखिए एक बॉडी, दो बॉडी, ठीक है। जब इसको यूनिवर्स से दो बॉडी है, ए है ये बी है, ठीक, M1 है, ये क्या है M2 है, ये है हमारा डिस्टेंस। तो लिख सकते हैं हम लोग कि टू बॉडीज इन देयर यूनिवर्स, दो बॉडी एक यूनिवर्स में अट्रैक्ट करता है, जब एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ईच अदर, एक दूसरे से, विथ अ फोर्स, फोर्स के साथ। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, द मैग्नीट्यूड जो होता है फोर्स का, वो डिपेंड करता है किस पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ये होता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2, ठीक है। एंड दूसरा क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का देखिए साइन होता है F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, स्क्वायर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसको बोलते हैं, यानी कि ये हमारा हो गया F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अब इसको दोनों को जब कंबाइन करेंगे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये जो है हो गया F इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनल हटेगा, इसको जब हटाएंगे तो G लगा दिए। G क्या है हमारा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ये समझ में आया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि राइट द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस कितना प्रकार का होता है। तो स्ट्रेस जो होता है हमारा, स्ट्रेस जो होता है तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा क्या होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस, TANGENTIAL, टेंजेंशियल स्ट्रेस। तीसरा क्या होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस को एक और बोल सकते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। और तीसरा क्या है, तीसरा है हाइड्रोलिक स्ट्रेस, HYDRAULIC, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। वाई रेन ड्रॉप्स आर स्पेरिकल इन शेप। वो बोलता है क्वेश्चन कि जब रेन होता है, जब ड्रॉप गिरता है, रेन वर्षा जब होता है, तो जब गिरता है तो स्पेरिकल शेप का क्यों हो जाता है, व्हाट इज द रीजन। तो रीजन क्या है, ड्यू टू सरफेस टेंशन के कारण। इसका क्या है रीजन, ड्यू टू, सिंपल सिर्फ आप लोग यही याद रखना है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। राइट द डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। तो इसका देखिए लिखते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन बोल रहा है ना, तो डिफरेंस बिटवीन पहले हम लोग लिख लेते हैं इधर पे। इधर क्या लिखते हैं, आइसोथर्मल, इधर लिख लेते हैं एडियाबेटिक, ठीक। अब इसका डिफरेंस बिटवीन करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट में क्या होगा, द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इसका जो होता है फर्स्ट लिख देंगे, द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, that is T इक्वल टू कांस्टेंट और डेल T इक्वल टू 0। दूसरा क्या है, फ्यूजन ऑफ आइस, ये हो गया। अब इसी में, अब एडियाबेटिक में फर्स्ट देखते हैं क्या होगा।
द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम changes, that is increases or decreases, that is del t equal does not equal to 0। दूसरा में क्या है, expansion of gas in vacuum। क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन बोलता है आइसोथर्मल में क्या है, द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। जो हमारा टेम्परेचर है सिस्टम का वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि डेल टी 0 रहेगा और टी कांस्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ आइस, यहाँ जो है डेल टी क्या हो जाएगा हमारा 0, डेल टी 0 और टी जो है कांस्टेंट। और यहाँ पे देखिए फ्यूजन ऑफ आइस होगा। और इसमें क्या होगा, द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम चेंजेस, दैट इज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। इसमें जो है टेम्परेचर जो है सिस्टम का चेंज होता है, एक बार बढ़ेगा एक बार घटेगा, इसलिए इसका डेल टी क्या हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू 0। इसका एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन विच इज नॉट ऑसिलेटरी। एक ऐसा एग्जाम्पल देना है पीरियोडिक मोशन का जो ऑसिलेटरी नहीं है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। डिफाइन ट्रांसवर्स वेव मोशन, डिफाइन ट्रांसवर्स वेव मोशन। ठीक है, तो क्या होगा डिफाइन ट्रांसवर्स वेव मोशन, तो इसको डिफाइन करते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं। द वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपेगेशन इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव ऑफ मोशन। ठीक है, जैसे कि लिखते हैं हम, द वेव in which the particle of the medium perpendicular to the wave propagation is known as transverse wave motion। एग्जाम्पल में स्टोन थ्रोन ऑन पॉन्ड। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या है हमारा कि द वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपेगेशन इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव ऑफ मोशन। ट्रांसवर्स वेव ऑफ मोशन क्या होता है, जब कोई भी हम लोग स्टोन को फेंकते हैं तालाब में, तो उसमें जो एक मोशन होता है जो ट्रांसवर्स होता है मोशन, उसी को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव ऑफ मोशन। कोई भी स्टोन को जब फेंकेंगे हम लोग एकदम पॉन्ड में, तो देखते हैं कैसे वो ट्रांसवर्स करके वो ले लेता है घेरा टाइप का, मतलब गोल गोल टाइप का लगता है कि इसी जैसा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, तूफान जैसा जो होता है, मतलब ये ऐसे ऐसे करके जो जैसे पत्थर फेंकाया ऐसे ऐसे करके ना बनने लगता है, ये यही चीज़ हुआ कि हमारा क्या है, ट्रांसवर्स वेव ऑफ मोशन। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। राइट
एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मासेस m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। और राइट, और दूसरा क्या है, ए नंबर ये है और बी नंबर क्या है, राइट टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, राइट टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका चलिए देखते हैं आंसर। देखिए 7 का ए का आंसर, 7 का ए का आंसर क्या होगा, ए का आंसर है हमारा, क्या बोल रहा है, सेपरेट करके, सेपरेट किया हुआ उसको मिला कर लिखना है। एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर हो गया। अब बी नंबर का देखिए आंसर, बी का क्या है, बी का हम लोग फर्स्ट पार्ट में लिखते हैं, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। दूसरा में क्या होगा, इट ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लो। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि राइट एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मासेस m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारा दो मासेस के बीच में जो सेपरेट किया हुआ है डिस्टेंस को, उसको हम लोग क्या करना है, एक साथ में लिखना है। तो देखिए हम लोग लिख दिए हैं F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि एकदम इतना इजी क्वेश्चन तो होता ही नहीं। फिर दो को करेक्टरिस्टिक्स लिखना है ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो लिख दिए हम लोग। पहला क्या लिखे हैं, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये हमेशा क्या रहता है, अट्रैक्टिव रहता है। दूसरा क्या रहता है, इट ओबे तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ, ये हमेशा किसका पालन करता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ का पालन करता है। इन्वर्स स्क्वायर लॉ मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कि एफ इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ का ये पालन करता है, समझ रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या बोल रहा है, ड्रॉ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, मार्क, और दूसरा क्या बोल रहा है, मार्क क्लियरली यील्ड पॉइंट एंड ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक, देखते हैं। ए नंबर क्या है, पहले इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्या बोल रहा है, ड्रॉ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। तो हम लोग स्ट्रेस का और स्ट्रेन का कर्व देखिए ड्रॉ किए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, स्ट्रेस, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेस जो है इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन का। ये देखिए स्ट्रेट लाइन जो हमारा है ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता रहा है कि स्ट्रेन का है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ए जो है, ये क्या है हमारा, लिमिट ऑफ हुक्स लॉ, यहाँ पे हुक्स लॉ का जो है लिमिट काम करता है। फिर बी हमारा क्या है, इलास्टिक लिमिट है। सी क्या है, सी ओ से बी से, ओ से जो बी जा रहा है, ओ से क्या जा रहा है, देखिए हम बताते हैं मार्क करके, ओ से जो बी तक जा रहा है, यहाँ तक जो जा रहा है, देखिए क्या है, इलास्टिक बिहेवियर है बता रहा है। और बियॉन्ड बी पे जगह जो बता रहा है प्लास्टिक बिहेवियर। और ई क्या बता रहा है, ई जो है ब्रेकिंग पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट बता रहा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का ए हो गया, 8 का बी देखते हैं। 8 का क्या देखते हैं, बी। 8 का बी में क्या बोल रहा है, मार्क क्लियरली यील्ड पॉइंट एंड ब्रेकिंग पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे देखिए हम 8 का बी यहाँ पे बना देते हैं कि 8 का क्या है, बी नंबर है। ठीक है, 8 का बी है, यहाँ 8 का बी बनाते हैं यहाँ पे। तो क्या बोल रहा है, 8 का बी में डायरेक्ट कुछ नहीं लिखना है, टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी हो गया। ये आंसर हो गया, नहीं सॉरी गलती में लिख दिए हैं, थोड़ा सा गलती हो गया।
देखिए क्या बोल रहा है, 8 का बी बोलता है कि बी क्या है हमारा, बी जो है यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट। और ई क्या है, ई क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि मार्क क्लियरली यील्ड पॉइंट एंड ब्रेकिंग पॉइंट। तो यील्ड पॉइंट क्या है, बी है। यील्ड पॉइंट क्या मार्क कर रहा है, बी कर रहा है। ब्रेकिंग पॉइंट ई कर रहा है, यानी कि बी हमारा क्या मार्क कर रहा है, यील्ड पॉइंट, और ई क्या कर रहा है, ब्रेकिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। बोल रहा है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, ठीक है। ये लिक्विड ड्रॉप बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 का है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो 9 का क्वेश्चन नंबर हम लोग बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ liquid drop. In a liquid drop, inside pressure is greater than the outer atmosphere pressure. In a, आंसर लिखते हैं इसका, in a liquid drop, in a liquid drop inside pressure is greater than the outer atmosphere pressure, ठीक है। आउटर एटमॉस्फेयर प्रेशर। कंसीडर अ स्फेरिकल ड्रॉप let PIB the pressure inside E the drop and POB the pressure outside it, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, देखिए PI माइनस PO इक्वल टू एक्सेस प्रेशर, इसको डिराइव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं PI माइनस PO इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब PI माइनस PO इक्वल टू F अपॉन A, जब यहाँ तक हम लिख सकते हैं तो F इक्वल टू T इंटू 2 पाई R, यानी कि वेयर T क्या है, सरफेस टेंशन। तो लिख सकते हैं PI माइनस PO इक्वल टू T इंटू 2 पाई R अपॉन पाई R स्क्वायर, यानी एक 11 कट गया, पाई कट गया, यानी क्या बचा, 2T अपॉन R, ये बचा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं PI माइनस PO इक्वल टू 2T अपॉन R, ये है। तो ये हमारा निकला। अब हम लोग देखिए एक डायग्राम दिखाते हैं हम आप लोग को, जैसे कि ये हो गया, यहाँ तक क्या है, रेडियस है। यहाँ क्या ले लिए हम, डेल R ले लिए, और यहाँ क्या है, PO।
अब इसी के तहत हम लोग क्या कर दिए, प्रूव कर दिए। देखिए यहीं तक है। इन अ लिक्विड ड्रॉप इनसाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन द आउटर एटमोस्फेयर प्रेशर, कंसीडर स्पेरिकल ड्रॉप लेट पी आई बी द प्रेशर इनसाइड ईदर ड्रॉप एंड पी ओ बी द प्रेशर आउटसाइड इट। पी आई माइनस पी ओ इक्वल टू एक्सेस प्रेशर, ये हम लोग जानते हैं फॉर्मूला। पी आई माइनस पी ओ इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया लिख सकते हैं, ये सब जानते हैं। ये सब क्या है, ये सब लिखा हुआ है, जानते हैं। पी आई माइनस पी ओ इक्वल टू एफ अपॉन ए, और फिर एफ इक्वल टू टी इंटू टू पाई आर, फिर पी आई माइनस पी ओ इक्वल टू टी इंटू टू पाई आर अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो आर आर कट गया, पाई कट गया, अब बचा क्या, टू टी अपॉन आर। तो पी आई माइनस पी ओ अपॉन टू टी अपॉन आर, ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 का ए, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम। क्या है व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? तो आंसर लिखते हैं, ए mass suspended from a fixed point with a light string called simple pendulum। ठीक है, a mass suspended from a fixed point with a light string called simple pendulum। अब देखिए एक डायग्राम बना देते हैं हम सिंपल पेंडुलम का। ये हमारा क्या हुआ, सिंपल पेंडुलम हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या मतलब 10 का ही बी क्या बोलता है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। एक्सप्रेशन बोल रहा है टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी, ये हो गया खत्म। अब 10 का सी बोलता है क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम। तो टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम लिख सकते हैं हम लोग, टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी, यानी टी इक्वल टू हम लोग 2 सेकेंड ले सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पेंडुलम निकाल रहे हैं इसलिए 2 सेकेंड ले लिए। अब टाइम के जगह 2 है, 2 पुट कर दिए, 2 पाई और रूट अंडर एल अपॉन जी के जगह 9.8 हम लोग ले सकते हैं। अपने से जी का वैल्यू क्या होता है, 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान सकते हैं ना। तो ये दोनों में से कोई भी ले सकते हैं हम लोग, तो यही लेते हैं, 9.8 लेते हैं। 9.8 लिए, तो यहाँ पे रूट अंडर एल अपॉन 9.8 इक्वल टू 2 अपॉन 2 पाई हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग लिख सकते हैं एल रूट अंडर एल अपॉन 9.8 अपॉन 1 पाई, 2 कटा तो क्या बचा 1 अपॉन पाई, 1 पाई। तो एल अपॉन 9.8 अपॉन 1 बाय पाई का स्क्वायर हो गया, ये रूट इधर चल जाएगा तो पाई का स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, ये रूट यहाँ पे जो ये रूट है इसको जब हटाएंगे तो पाई का स्क्वायर होगा ना यहाँ जी। हाँ, तो पाई का स्क्वायर हो गया। अब एल बचा यहाँ पे एल, अब हम लोग ले सकते हैं एल अपॉन 9.8 इक्वल टू पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14 का स्क्वायर ले सकते हैं। अब यहाँ से इधर देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है,
एल का इक्वल टू 9.8 अपॉन 3.14 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब L इक्वल टू 9.8, अब इसको जब गुना करेंगे 3.14 इंटू 3.14 तो आएगा 9 इंटू 9.8596 आएगा। ठीक है, तो L इक्वल टू जब काटेंगे 0.99 मीटर ये आएगा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। देखिए सही से फिर से हम बता देते हैं। ये टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम जब निकालेंगे हम लोग तो सेकेंड पेंडुलम तो टाइम क्या ले लेंगे, 2 सेकेंड ले लेंगे। अब t इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट अंडर एल अपॉन जी, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। तो t के जगह हम लोग क्या बैठा दिए, 2 सेकेंड 2 बैठा दिए, 2 पाई है, l के g के जगह 9.8 हम लोग मान लिए। फिर ये जब इधर लाए तो ये वाला इधर उधर चल गया, 2 अपॉन 2 पाई, 2 कट गया तो 1 अपॉन पाई बचा। तो ये जब रूट अंडर है, रूट अंडर को जब हटाएंगे हम लोग तो पाई का स्क्वायर हो जाएगा, 1/पाई स्क्वायर एल अपॉन 9.8। अब एल अपॉन 9.8 है इक्वल टू, अब पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14 का स्क्वायर, तो एल इक्वल टू 9.8 अपॉन 3.14 का होल स्क्वायर। तो 3.14 इंटू 3.14 क्या होता है 9.8596, तो एल इक्वल टू 0.99 मीटर हो जाएगा। यही हुआ आंसर। इस लेक्चर में फिलहाल अब इतना ही पढ़ाएंगे हम, फिर अगला लेक्चर में आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे टोटल। तो हमारा ये क्या होता है सेट 1 जो हमारा है मॉडल पेपर क्वेश्चन का वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा टोटल क्वेश्चन। तो आप लोग क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर थोड़ा सा हम लोग को मोटिवेशन नहीं मिलता है ना, इस कारण से। चलिए धन्यवाद। उससे पहले आप लोगों को क्या करेंगे, हम एक बार आप लोगों को पूरा दिखा देते हैं क्वेश्चन शुरू से। देखिए स्टेट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यहाँ पे सॉल्व किए हैं इतना दूर में। फिर राइट द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, फिर वाई रेन ड्रॉप्स आर स्पेरिकल इन शेप, फिर एजोथर्मल एडियाबैटिक प्रेशर क्या होता है, गिवन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन विच इज नॉट इन ऑसिलेटरी, फिर डिफाइन ट्रांसवर्स वेव ऑफ मोशन। फिर ये जो 7 नंबर क्वेश्चन है, फिर इसका आंसर 7 नंबर क्वेश्चन का हमारा यहाँ पे है। फिर देखिए इधर हो गया 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर। फिर यहाँ पे देखिए 8 नंबर का है, फिर देखिए यहाँ पे 9th का है, फिर यहाँ पे इधर हो जाएगा हमारा 10th का है, 10th का है सिंपल पेंडुलम, ये सब क्वेश्चन जो है। ठीक है, तो अब आप सभी को यह वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।